स्नेहलता द्विवेदी, गृह विज्ञान की प्रवक्ता। आज आप सबको BA 4th सेमेस्टर सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगी। और सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगी कि आपके ये जो सिलेबस दिए हुए हैं इसमें टोटल जो है 8 यूनिट है। 8 यूनिट है। सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट के बारे में जानते हैं। मान लीजिए यहाँ जो है ये आपका आवासीय हाउसिंग, इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे और इंट्रोडक्शन होगा हमारा। फिर उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे, इसमें बताएंगे कि ये आवास की आवश्यकता, आवास की आवश्यकता है। आप सभी लोगों को पता है कि ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है और जो है मकान और घर में क्या अंतर होते हैं और उसके प्राप्ति के साधन कौन कौन से होते हैं। 2 साधन होते हैं। पहला होता है आपका किराए का घर और दूसरा होता है स्वनिर्मित मकान। ठीक है, किराए का घर यानी हम जो है बाहर जाते हैं तो उसे जो है हम रेंट भी कह सकते हैं इंग्लिश में। और जो है मकान में रहने के बाद जो है जो भी हम चर्चा कर रहे हैं पीछे दिया हुआ है स्वनिर्मित मकान, यानी जो है आप निर्मित अपने अनुसार जो भी मकान बनवा रहे हो वो कैसा है, भूमि का चयन कैसे कर रहे हो। और इस तरीके से आगे आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि गृह निर्माण और घर और स्थान, इसका चयन और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर सेकेंड यूनिट में दिया हुआ है गृह योजना, हाउस प्लानिंग। फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये गृह योजना, घर की योजना क्या है, इसके इंट्रोडक्शन में हम जाएंगे। फिर जो है इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और जो है इस योजना का अगर निर्माण हुआ है तो इसके नियम कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद जो है सबसे पहले हम आते हैं मकान विभिन्न क्षेत्रों, आवासीय क्षेत्रों की जो योजनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसी के अंतर्गत हमारा जो है अगला टॉपिक आएगा कि विभिन्न आय समूहों के लिए आवास की योजनाएं जो है किस प्रकार से होनी चाहिए और इसको जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसी तरीके से आगे हम आते हैं अपने यूनिट 3 में। इसमें हम पढ़ेंगे पूरा टोटल इंटीरियर डिजाइन, आंतरिक रचना। आंतरिक रचना किसे कहते हैं, इंटीरियर डिजाइन मकान बनवाते समय जो है किस तरीके से जो है हम डेकोरेशन कर सकते हैं, उसे सुंदर और आकर्षित बना सकते हैं। ये टोटल जो है आपके इंटीरियर डिजाइन 3rd यूनिट में बताया जाएगा। फिर आगे हम चर्चा करेंगे इस आंतरिक रचना की प्रस्तावना के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंतरिक सज्जा किसे कहते हैं, इसके अर्थ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। फिर आगे हम चलते हैं कि अच्छे स्वाद का महत्व, फिर जो है इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं आंतरिक सज्जा के। फिर जैसा कि आपको भी मतलब BA 1st सेमेस्टर में भी आपने पढ़े होंगे कला के सिद्धांत। कला के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इसी में जो है आपका एक आता है अनुपात। उसके बाद सेकंड आता है आपका संतुलन। फिर जो है आपका 3rd आता है लय। उसके बाद जो है दबाव, अनुरूपता, ये आपका सबसे लास्ट में बता रहा है अनुरूपता। यानी हम कला के सिद्धांत पे चर्चा करेंगे और कला के सिद्धांत को जो है 5 तरीके से जो है बताया गया है। पहला है अनुपात और दूसरा है संतुलन और तीसरा है लय और चौथा है दबाव और 5वां है अनुरूपता। फिर जो है हम आगे सिद्धांत के बारे में पढ़े हैं, फिर हम इसके तत्व के बारे में जानेंगे कि कला के तत्व कौन कौन से होते हैं। रेखा, यानी अगर हम किसी भी कला का हम निर्माण कर रहे हैं तो बिना रेखा की सहायता से हम किसी नमूने का जो है निर्माण नहीं कर सकते हैं। यानी ये रेखा जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कला के तत्वों में। फिर हम सेकंड पढ़ेंगे आकार, ठीक है। फिर 3rd है आपका बनावट, फिर चौथा है आपका नमूना, फिर प्रकाश। यानी ये सब जो है जितना ये बताया जा रहा है कला के सिद्धांत
कला के तत्व, ये सब जो है इंटीरियर डिजाइन के अंतर्गत आते हैं। अगर हम घर निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रंग का भी बहुत बड़ा महत्व होता है आंतरिक सज्जा में। उसके बाद स्पेस, खाली स्थान का भी जो है डेकोरेशन में बहुत ज्यादा ही महत्व होता है। आगे हम बात करते हैं चौथा यूनिट। बच्चों जो चौथा यूनिट है वो आपका जो है घर की जो है साज सज्जा। घर की साज सज्जा में ये सब आते हैं, फर्नीचर भी आते हैं आपके, और जो है फर्नीचर के अंतर्गत जो है सजावट भी आता है, और इसके कितना व्यय होता है, इस डेकोरेशन पे कितने खर्चे होते हैं, ये सब जो है गृह साज सज्जा के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। फर्नीचर का महत्व कितना होना चाहिए हमारे घर की सजावट में, आप सब जानते ही हो। उसके बाद जो है फर्नीचर व्यवस्था के जो नियम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम घर में फर्नीचर व्यवस्था कर भी रहे हैं तो कुछ इसके नियम होते हैं, सामान्य नियम होते हैं, जिसको जो है हमें जानना अति आवश्यक होता है। उसके बाद जो है हम फर्नीचर का चयन पढ़ेंगे, और इसी इंटीरियर डिजाइन में आता है गृह सामग्री। घर के जो भी सामान होते हैं, जैसे मान लो पर्दे हो गए, ये भी हमारे जो है साज सज्जा के अंतर्गत आते हैं। और पर्दे में हम विभिन्न प्रकार के पर्दे पढ़ेंगे। पर्दे लगाने के साधन कौन कौन से होते हैं, उसके तरीके, नियम, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा इंटीरियर डिजाइन में। इसका चुनाव कैसे किया जाना चाहिए, ये सब जो है आपको इसमें बताया जाएगा। जैसे फर्श के बिछावन आ गए, ये भी आपके इंटीरियर डिजाइन के अंतर्गत आएंगे। इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसके बाद ईंट और टाइल्स के द्वारा फर्श को कैसे तैयार किया जाता है, यह सब जो है गृह सज्जा के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो है ईंट और टाइल्स के द्वारा फर्श कैसे तैयार किया जाता है, फिर इसका जो है कालीन का चयन कैसे हम करेंगे, ये भी जो है यहाँ से हमें जानकारी मिल जाएगी। फिर दरी और गलीचों के साफ सफाई के बारे में जो है ये भी बताया जाएगा। फिर आपका आता है प्रकाश, लाइटिंग, कृत्रिम प्रकाश के बारे में बताया जाएगा। और जो है इसके जो है विसर्जन कौन कौन से होते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, इसके साधन कौन कौन से होते हैं प्रकाश के, ये सब जो है आपका इंटीरियर डिजाइन में बताया जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, कमरे में प्रकाश को बढ़ाने के उपाय कौन कौन से होते हैं, ये सब जो है हमारा आंतरिक सज्जा के अंतर्गत आएगा कि BA 4 सेमेस्टर में। कमरे में प्रकाश बढ़ाने और घटाने के ये उपाय कौन कौन से होते हैं, उसके अंतर्गत हम कृत्रिम प्रकाश को पढ़ेंगे। कृत्रिम प्रकाश और विभिन्न कमरों में प्रकाश की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कमरा छोटा है बड़ा है, ये सब जो है हमारे इस प्रकाश यानी ये जो लाइट है, ये सब जो है आंतरिक सज्जा इंटीरियर डिजाइन के अंतर्गत आता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं दीवार की छत, इसको भी जो है हम इंटीरियर डिजाइन में लेते हैं। इसके साधन कौन कौन से होते हैं, दीवार के चित्रण, यानी आप अगर दीवार पे चित्र लगाते हो तो चित्र लगाने के नियम कौन कौन से होने चाहिए, और जो है ये सब जो है आपका इसी आंतरिक सज्जा के अंतर्गत बताया जाएगा। ये तो हमारा पार्ट A था। अब पार्ट B, इसी में जो है पार्ट B करके दिया हुआ है आपका यूनिट 5, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा मूलतः ये ग्रामीण शिक्षा होती है। प्रसार शिक्षा का अर्थ हम जानेंगे, इसकी अवधारणा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ये सब जो है यूनिट 5 यानी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो है बताया जाएगा। उसके अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जो है पढ़ते हैं इसी में यूनिट 5 में जो है प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रसार शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके उद्देश्य कौन कौन से होते हैं अथवा इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इसके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, ये सब जो है हमारा पार्ट B यूनिट 5 के अंतर्गत बताया जाएगा।
फिर आगे हम बढ़ते हैं प्रसार शिक्षा का दर्शन। प्रसार शिक्षा का दर्शन हम जानते हैं, आइए तो सबसे पहले हम इसकी विशेषता को जानेंगे कि प्रसार शिक्षा के दर्शन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। ये भी हमारा मूलतः प्रसार शिक्षा का ये एक बहुत बड़ा अंग है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। फिर आगे जो है यूनिट 6 की हम बात करेंगे और जो है इसमें हम पढ़ेंगे शिक्षण, अधिगम और अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये सब जो है प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका और गुण, जब हम इसको पढ़ेंगे तो सारे ही अधिगम के बारे में जो है चर्चाएं होंगी। फिर जो है इसकी भूमिकाएं, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इनके प्रसार कार्यकर्ता के कार्य कौन कौन से होते हैं, इनके गुण कौन कौन से होते हैं, ये सब जो है शिक्षण और अधिगम के प्रसार के अंतर्गत बताया जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस पे। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के जो चरण होते हैं वो प्रसार शिक्षण होते हैं। प्रसार शिक्षण के जो चरण होते हैं इसमें जो है अधिगम होता है, मानदंड होता है, अधिगम और शिक्षण, और सीखने के सिद्धांत अथवा इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये सब जो है यूनिट 5 के अंतर्गत जो है प्रसार शिक्षा के अंतर्गत बताया जाएगा। फिर यूनिट 7 बताया जाता है कि इसमें है संचार प्रसार शिक्षण विधियां, यानी संचार का अर्थ है, इसका महत्व है और इसकी विशेषताएं। सबसे पहले हम अर्थ और महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर इसकी परिभाषा पे चलते हैं। फिर आगे जो है संचार के जो प्रमुख तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये आपके जो है सिलेबस में दिया हुआ है यूनिट 7। फिर जो है संचार प्रक्रिया, फिर जो है इसकी प्रणाली कौन कौन से है, प्रतिमान मॉडल जो होते हैं वो उसके नियम कौन कौन से होते हैं, इसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसकी विशेषताएं आ जाती है, संचार की विशेषताएं। फिर जो है एक संचारक के गुण कौन कौन से होते हैं, इस सिलेबस में आपको बताया जाएगा। फिर ग्रहणकर्ता होते हैं, संचार का महत्व कौन कौन सा होता है, फिर संचार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, फिर प्रसार, संचार और विकास के मध्य क्या संबंध होता है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। उसके बाद अगला जो है सिलेबस में दिया हुआ है प्रसार शिक्षण विधियां। प्रसार शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं, इसके अंतर्गत इसके वर्गीकरण के बारे में हम जानेंगे। फिर जो है इस पद्धति का वर्गीकरण और जो है संयुक्त प्रयोग जो है प्रसार शिक्षण की विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर जो है प्रसार शिक्षण पद्धति का प्रयोग, फिर हमारा यूनिट लास्ट है, 8वां यूनिट है, जिसमें दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सबसे पहले दृश्य श्रव्य सामग्री किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताइए, इससे संबंधित जो भी सामग्री है उसके बारे में बताना। फिर इसके बाद जो है इसका निर्माण, इसका उचित उपयोग कौन कौन सा होता है, इसकी परिभाषा। दृश्य श्रव्य सामग्री, ये जो प्रसार शिक्षा है इसमें जो है इसकी क्या उपयोगिता होती है और इसके महत्व के बारे में जो है बताया जा रहा है। फिर इसका जो है वर्गीकरण है, श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण और दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण। फिर इसके साधन कौन कौन से होते हैं, इसके साधन जो भी हैं, क्या इसका चुनाव करने से कितना इफेक्ट पड़ता है, कितने जो है प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में जो है आगे सिलेबस में दिया हुआ है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का इसका प्रभाव, इसका उपयोग। तो इस तरीके से 8 यूनिट था बीए 4th सेमेस्टर होम साइंस के सिलेबस में, जो आज सिलेबस के बारे में हम चर्चा किए हैं। धन्यवाद।